नमस्कार दोस्तों, मैं कंसेप्ट क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों की तैयारी में कुछ हेल्प देने के लिए, सहयोग देने के लिए आऊं और एक सब्जेक्ट जो कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है और वो है हिस्ट्री, इतिहास। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम दें या फिर और भी केंद्र सरकार का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें हिस्ट्री एक अहम रोल निभाता है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इतिहास पर एक विशेष चर्चा किया जाए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। तो मैं प्रत्येक दिन इतिहास विषय के साथ उपस्थित रहूँगा आप सभी के बीच, और मैं आशा करूँगा कि आप लोगों की तैयारी में यह जो सिलसिला है, ये कार्यक्रम हेल्पफुल होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम एक नए अध्याय अर्थात नए सफ़र में चलते हैं, और जो कि इतिहास के साथ चलेंगे। इतिहास की यदि बात करें तो मुख्य तौर पर हमको क्या पढ़ना है इतिहास में। इतिहास एक विस्तृत अध्ययन है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ये कोई अवधारणा है, विस्तृत अध्ययन है। इसका हम यदि विस्तार से अध्ययन करें तो काफ़ी लंबा चलेगा ये। हम फिलहाल इतिहास जो पढ़ेंगे वह भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, यानी भारतीय इतिहास को देखेंगे। इतिहास जो पढ़ेंगे वो हम भारतीय इतिहास को देखेंगे, अर्थात भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे। हालांकि आज का जो वीडियो है या आज का जो क्लास है वह इसका इंट्रोडक्शन से ही संबंधित है, परिचय से ही संबंधित है। जैसे हम भारतीय इतिहास को यदि देखें तो ये इतिहास क्या रहा है, आज हम संपूर्ण भारतीय इतिहास का परिचय देखेंगे। हालांकि सबसे पहले तो परिचय देखने से पहले इतिहास है क्या चीज़, इसको पढ़ के हमको क्या लाभ होता है, क्यों हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इतिहास को, और आप लोग को पता होगा कि यह जो है दो शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है, मिलकर बना है। और ये जो दो शब्द है, पहला शब्द जो है आपको इति है, और दूसरा जो है हास है। पहला शब्द इति है और दूसरा जो है हास है। और यदि हम इन दोनों शब्द का सामान्य अर्थ को देखें, सामान्य अर्थ को देखें तो इसका अर्थ होता है इति। इति मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन घटना। और हास मतलब होता है अध्ययन। इसका जो सामान्य अर्थ की यदि बात करें तो इसका अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। अर्थात हम प्राचीन घटना के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन घटना के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इसी को हम इतिहास कहते हैं। यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। हालांकि ये तो सामान्य परिभाषा है, आप लोगों के एग्जाम में यह परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, पहले से भी आप लोग जानते होंगे। सवाल उठता है कि भाई तो और भी क्या इतिहास की कोई परिभाषा होता है? तो मैं एक और परिभाषा आपको बताऊं जिससे कि आपको थोड़ा सा और भी विस्तृत परिभाषा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। आपको हम पढ़ाएंगे आगे कि महाकाव्य, जब हम ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे होंगे तो उसमें धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, और उस धार्मिक ग्रंथ में हमको एक महाकाव्य को भी पढ़ना होगा। महाकाव्य को भी पढ़ना होगा।
और महाकाव्य की संख्या यदि बात करें तो 2 है। महाकाव्य की संख्या 2 है। एक महाकाव्य आपको रामायण है, और दूसरा जो है आपको, दूसरा जो महाकाव्य है वो है महाभारत। अभी हम महाभारत और रामायण के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतिहास का परिभाषा बता रहा हूं जिसमें महाकाव्य से रिलेटेड है ये, तो इसीलिए मैं इस अवधारणाओं को बता रहा हूं। यानी इतिहास जो है, इतिहास में हमको महाकाव्य भी पढ़ना है जो कि एक साहित्यिक स्रोत है, धार्मिक स्रोत है, धार्मिक ग्रंथ है। इसकी संख्या कितने हैं तो 2 हैं। पहला है आपको रामायण और दूसरा है महाभारत। ये जो रामायण है और महाभारत है, इस दोनों महाकाव्यों के अनुसार इतिहास क्या है, इन दोनों महाकाव्य के अनुसार इतिहास क्या है। हो सकता है कि स्टेटमेंट में या एग्जाम में स्टेटमेंट में यह क्वेश्चन पूछ दे, इतिहास क्या है, तो एकदम याद रखना है कि इतिहास एक ऐसा इतिहास एक ऐसा प्राचीन रुचिकर कथा है जिसमें धर्म, अर्थ और काम, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती है, के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम इतिहास कहते हैं। महाकाव्य के अनुसार इतिहास का यदि परिभाषा को देखें तो इतना बात आपको याद रखना है कम से कम कि इतिहास एक ऐसा प्राचीन रुचिकर कथा है। इतिहास पढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ता है कि प्राचीन काल में क्या घटना घटी, प्राचीन काल के सामाजिक जीवन कैसा था, प्राचीन काल के धार्मिक जीवन कैसा था, प्राचीन काल के राजनीतिक जीवन क्या था। तो इस सब के बारे में तमाम जानकारी हमको मिल जाती है, तो रुचि होगी उसमें, पढ़ने में आनंद आएगा कि भाई प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उस समय में लोग क्या, मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, क्या उस समय में रील्स स्क्रॉल करता था। आज हम लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार के मनोरंजन के साधन है। क्या उस समय में रील्स स्क्रॉल हो रहा होता था। यानी हम ये जो कथा है रुचिकर है, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्टिंग है, जिससे हमको धर्म का, यदि धर्म की बात करें तो धर्म एक विस्तृत अवधारणा है, छोटा मोटा अवधारणा नहीं है। धर्म कहने का मतलब है कि धर्म क्या है तो कर्म ही धर्म है। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा धर्म टीचिंग करना है, पढ़ाना है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपका कर्म है कि हम पढ़ें। कोई यदि किसान है तो उनका धर्म है आपको कि वो खेती बाड़ी करे, यानी मेन धर्म यही है। तो धर्म के बारे में अर्थ बोले तो धन, काम और मोक्ष, सभी व्यक्तियों का अंतिम जो उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष के बारे में हमको जब जानकारी मिलती है तो उसी को हम कहते हैं इतिहास। ये तो हो गया महाकाव्य के अनुसार इतिहास का परिभाषा। और ये जो आप देख रहे हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चारों है इसी को हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, तो ये जो चारों आप देख रहे हैं इसी को हम 4 पुरुषार्थ भी कहते हैं।
कहते हैं। तो चार पुरुषार्थ क्या हैं, तो ये भी आपको जानकारी मिल गई कि चार पुरुषार्थ जो है आपको क्या क्या है, तो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो चार पुरुषार्थ के बारे में भी जानकारी मिल जाती है यहाँ से। अब हमको ये जानना है कि भाई इतिहास पढ़ के होता क्या है, प्राचीन काल में घटना घट गई, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में क्यों जानना मुझे। सही बात भी है, क्यों सोचता भी आदमी है कि पहले अकबर बाबर क्या मतलब कैसे मानव रहते थे, क्या रहते थे, कहाँ रहते थे, क्यों हम जानूं उसके बारे में। अभी के वर्तमान की स्थिति को देखें तो नहीं, ऐसा बात नहीं। इतिहास के दो पक्ष होते हैं, दो आयाम होते हैं। इतिहास के कितने आयाम होते हैं, दो। इतिहास के दो आयाम होते हैं, आयाम होते हैं। इतिहास के दो आयाम होते हैं। एक होता है उज्ज्वल पक्ष, उज्ज्वल पक्ष, और एक होता है आपको अंधकारमय पक्ष। एक होता है अंधकारमय पक्ष, अंधकारमय पक्ष। तो दो पक्ष होते हैं, एक होता है उज्ज्वल पक्ष और दूसरा होता है आपको अंधकारमय पक्ष। यानी उज्ज्वल पक्ष किसको कहते हैं और अंधकारमय पक्ष किसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय में कोई समाज में कुरीतियां नहीं रही होगी, उस समय भी रही होगी। जैसे आज भी समाज में बहुत सारे कुरीतियां प्रचलन में है, तो उस समय में भी रही होगी। तो इतिहास पढ़ने से हमको ये जानकारी मिलती है कि उस समय में क्या कुरीतियां रही थी, उस समय में क्या अच्छाई रहा था समाज का। तो इतिहास पढ़ करके हम उज्ज्वल पक्ष को अपनाते हैं, उज्ज्वल पक्ष को अपनाते हैं और अंधकारमय पक्ष को, अंधकारमय पक्ष को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। उज्ज्वल पक्ष को अपना लेते हैं और अंधकारमय पक्ष को छोड़ देते हैं। तो ये लाभ मिलती है हमको इतिहास पढ़ने की। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं कि क्या हमने अभी तक सीखा। हमने जो सीखा वो तो पहला बात ये है कि इतिहास क्या है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है। इतिहास क्या है, तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है इति और दूसरा हास। इति का अर्थ होता है प्राचीन घटना और हास का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात प्राचीन घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। हम एक महाकाव्य यानी साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो महाकाव्य की यदि बात करें तो ये दो होते हैं, एक होता है रामायण और दूसरा महाभारत, दो महाकाव्य हैं। इसके अनुसार इतिहास क्या है, तो इसके अनुसार इतिहास है कि इतिहास एक ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको हम इतिहास कहते हैं। इसी में हमने आपको बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी को हम चार पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को चार पुरुषार्थ कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इतिहास के दो आयाम है, इतिहास के दो पक्ष हैं, एक होता है उज्ज्वल पक्ष और दूसरा होता है अंधकारमय पक्ष। इतिहास पढ़ने पर जो उज्ज्वल पक्ष है, जो हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, उसको हम अपनाते हैं अपने जीवन में कि हमारा पूर्वज पहले कैसे जीवन यापन किया करते थे, हमारे पूर्वज क्या किसी से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते थे। तो लड़ाई झगड़ा जो है वो अंधकारमय पक्ष में आ गया, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, हम लोग छोड़ देते हैं इसको। और जो उज्ज्वल पक्ष है, अच्छे तत्व हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपना लेते हैं। तो हमने यहाँ से इतना चीज़ सीखा। अब यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम इतिहास के विभाजन को देखेंगे। आगे इतिहास के विभाजन, इतिहास के जनक कौन हैं,
क्या पुस्तक लिखे हैं, उस सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम इतिहास से संबंधित स्रोत को पढ़ेंगे, ऐतिहासिक स्रोत को जानेंगे, उस समय में मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी हम फिलहाल इतिहास के विभाजन को देखेंगे। इतिहास के विभाजन, आइए देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन हम दो आधार पर करते हैं। इतिहास का विभाजन जो है दो आधार पर होता है। इतिहास का विभाजन दो आधार पर करते हैं। इतिहास का विभाजन हम दो आधार पर करते हैं। अब दो आधार कौन कौन से हैं? एक है आपको लिपि या लेखन के आधार पर, लिपि या लेखन के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा है आपको उपकरण के आधार पर। दूसरा क्या है? उपकरण के आधार पर। दूसरा है उपकरण के आधार पर। तो इतिहास का जो विभाजन है दो आधार पर हम करते हैं। पहला आपको लिपि या लेखन के आधार, और दूसरा है आपको टूल्स यानी उपकरण के आधार पर विभाजन करते हैं। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग के पास यह आवाज़ जो है सही से जा पा रहा होगा और समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो इतिहास जो है इसका विभाजन दो आधार पर हम कहते हैं। एक तो आपको लिपि के या लेखन के आधार पर, और इधर जो है सो उपकरण के आधार पर इसका विभाजन करते हैं। अब सवाल उठता है कि लिपि क्या होता है, उपकरण क्या होती है? तो लिपि यानी हम जो इस भाषा को लिख रहे हैं यह किसी न किसी लिपि में लिखा जा रहा है, और यह जो लिपि है इसको हम कहते हैं देवनागरिक लिपि। तो इस लिपि या लेखन जो शैली है इस आधार पर भी हम इतिहास को विभाजित किए हैं, बांटे हैं। और एक जो पुरातात्विक साक्ष्य है, कहीं किसी स्थल से जब खुदाई के दौरान कोई वस्तु मिला है, उस आधार पर भी हम इतिहास का वर्गीकरण किए हैं, बांटे हैं। तो सबसे पहले हमको एक एक करके देखना है कि लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं और उपकरण के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं। आइए देखते हैं लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटे हैं। लिपि के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। तो लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया। लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इसके कितने? तो तीन भाग हैं। इसके कितने? तो तीन भाग हैं। लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा है, और वो कौन कौन से? एक है आपको प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास। दूसरा है आपको आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास। इतिहास और जो सबसे लास्ट यानी तीसरा जो है आपको ऐतिहासिक काल का इतिहास। ऐतिहासिक काल का इतिहास।
यानी लिपि या लेखन के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक है आपको पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपको आधे ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा है आपको ऐतिहासिक काल। ये 3 भाग हैं। अब सवाल उठता है कि भाई प्रागैतिहासिक काल क्या है, आधे ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहले से भी आप लोग जानते होंगे। प्रागैतिहासिक काल जो है, इस समय मानव लिखने के कला अर्थात लिपि का, इस समय में मानव को जो है ना, मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे मानव। मानव सभ्य नहीं बने थे। तो यदि मानव सभ्य नहीं बनेंगे तो लिखना कैसे जानेंगे वो? तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे मानव, अर्थात लिपि का ज्ञान नहीं था। इस समय के बारे में जो जानकारी है हमको, इस समय के बारे में जो जानकारी है हमको, यह पुरातात्विक स्रोतों या साक्ष्य से मिलता है। तो इस काल के बारे में जो जानकारी है हमको पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। पुरातात्विक स्रोत किसको कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं जब हम किसी स्थल का खुदाई करेंगे और वहां से कुछ हमको वस्तु मिल गया, तो वही वस्तु पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। मान लीजिए कि आज जहां पर हम लोग रह रहे हैं वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। आपदा जब आएगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जान माल की क्षति होगी। कुछ वस्तु उसमें दह जाएंगे, बाढ़ आ जाए तो दह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जमीन के अंदर दब जाएगी। लेकिन 100, 200 साल, 300 साल बाद जो है सो फिर कोई मानव आए यहाँ पर, उसका उत्खनन करे, तो उत्खनन करने के बाद क्या सब मिलेगा? तो ये बोर्ड मिल जाएगी, ये कलम मिल जाएंगे, ये पंखा मिल जाएगा। तो ये सब सारा जो वस्तु है वह क्या हो जाएगा? पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। अर्थात इस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जान रहे हैं। तो इस काल के विषय में जो जानकारी है हमको मुख्य तौर पर पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलता है, पुरातात्विक स्रोतों से ही मिल जाता है। जैसे में बात करें कि कौन से ऐसे काल हैं जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, उदाहरण क्या है? तो उदाहरण के तौर पर एकदम याद रखना है, उदाहरण है आपको पाषाण काल। पाषाण काल जो है ये VVI है, महत्वपूर्ण है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण प्रस्तुत करें। किस फेज को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है कि पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इस काल में मानव सभ्य नहीं बने हैं, अर्थात लिखना पढ़ना नहीं जान रहे हैं, और इस काल के विषय में जो जानकारी है हमको पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है, 2 पॉइंट। अब हम यदि ऐतिहासिक काल की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानव को लिपि का तो ज्ञान हो गया है, मानव को लिपि का ज्ञान हो गया है, मानव को लिपि का ज्ञान है। मानव लिख पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लिपि का ज्ञान है, लेकिन आज तक इस लिपि को हम मानव पढ़ नहीं पाए। आज तक इस लिपि को
हम मानव पढ़ नहीं पाए हैं। आज तक इस लिपि को हम मानव पढ़ नहीं पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आज तक हम मानव इस लिपि को नहीं पढ़ पाए। क्या लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, किसी को नहीं पता है। यानी वो जो लिपि है ना, वो चित्र के माध्यम वाला है। यानी चित्र जिस तरह से होता है उसी तरह से बनाया गया है। जैसे कि ऐसे बना दिए, ऐसे कर दिए, फिर इस तरह से ऐसे कर दिया। अब क्या लिखा है इसका मतलब नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। यानी इस लिपि के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि क्या लिखे हैं उसमें। लिपि का ज्ञान तो है, कई जगहों से प्राप्त हुआ है, कई जगहों से प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो आखिरकार कौन से ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किस काल को हम रखेंगे, किस फेज को रखेंगे उदाहरण स्वरूप? तो इसमें उदाहरण के तौर पर एकदम याद रखना है, उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आपको पहले से भी पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का तो प्रमाण मिला है, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगी। आगे यदि बढ़ें तो नेक्स्ट है कि भाई तो इस काल के बारे में हमको जानकारी कैसे मिल रहा है? हम हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत जानकारी प्राप्त किए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है, दाढ़ी वाले मूर्ति का प्रमाण मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है, स्टेडियम का प्रमाण मिला है। बहुत सारा चीज़ों पर जो है सो हम अध्ययन किए हुए हैं या फिर जानते हैं। आखिरकार मुझे जानकारी कैसे पता चलता है, कैसे मिलता है? तो सेम इस काल में भी जो जानकारी है, जानकारी जो है वह किस आधार पर मिलता है? तो वह आपको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत से ही इस काल के विषय में भी जानते हैं। तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता का काल भी है। इसके बाद और इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता ही नहीं है, ऋग वैदिक काल भी है। ऋग वैदिक काल को भी हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ऋग वैदिक काल में आकर के वेद का रचना हो गया, उपनिषद आ गए, उपनिषद का रचना हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ आ गई। लेकिन फिर भी उस समय में जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का जो रचना हुआ है, वेद का जो रचना हुआ है, वो मौखिक होता था। मौखिक उपदेश के तौर पर होती थी। रचना तो बाद में हुआ है, संकलन बाद में हुआ है, लेकिन पहले मौखिक उपदेश चलता था कि यदि हमको याद है, हम आपको जो है सो सुना रहे हैं, आप फिर किसी दूसरे को सुनाएंगे। इस तरह से कई सालों तक, कई 100 सालों तक यही चीज चलते आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज आते रहा। यानी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल को ही हम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर ये दोनों चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानव जो है सो लिखना पढ़ना भी जान चुके हैं। मानव यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर भी मानव लिखना पढ़ना जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मानव लिपि के बारे में तो जानते ही हैं, साथ साथ इस लिपि को हम पढ़ भी पाए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस लिपि को हम पढ़ भी लिए हैं कि क्या लिखे हैं उस समय। यानी मानव के पास लिपि का तो ज्ञान था ही, लिपि का ज्ञान था, साथ साथ इस काल के विषय में जो जानकारी है यह पुरातात्विक स्रोतों पर से मिलता है।
स्रोतों से भी मिल जाता है, स्रोतों से भी मिल जाता है, पुरातात्विक स्रोतों से भी मिल जाता है। लिपि का भी ज्ञान है। इस लिपि को हम पढ़ भी लिए हैं, यानी क्या मानव ने लिखा उसके बारे में हम जान भी लिए हैं, यानी लिपि के अध्ययन भी कर लिए हैं, लिपि को जान लिए हैं कि मानव ने उस समय में क्या लिखा था। तो हम इस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत यदि हम उदाहरण को देखें तो उदाहरण है आपको महाजनपद का काल। महाजनपद का काल, और महाजनपद के काल ही नहीं, महाजनपद के काल से अभी तक का काल। सारा का सारा जो है आपको ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है। सारा का सारा जो है आपको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और भी हम इसी पर चर्चा करें आगे कि जो पाषाण काल है, हमने आपको कहा कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को शामिल करते हैं। हालांकि हम आगे अगले एक विस्तृत चैप्टर ही लाएंगे, मतलब विस्तृत चैप्टर ही होगा, आगे हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ जानें कि पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक के काल को हम पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। तो आरंभ से 3000 बीसी तक जो काल है, इसी को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। यदि आपसे पूछे क्वेश्चन में कि पाषाण काल का कालक्रम क्या है, तो एकदम याद रखना है कि आरंभ से कब तक? 3000 बीसी तक के काल को पाषाण काल कहते हैं। 3000 बीसी तक के काल को पाषाण काल कहते हैं। लेकिन यह जो फेज आप देख रहे हैं, आरंभ से 3000 बीसी तक, बहुत लंबा फेज है। यह 1-2 वर्षों की बात नहीं हो रही है। आरंभ का मतलब यहाँ पर कुछ विद्वान कहते हैं कि 30 लाख बीसी और कुछ 40 लाख बीसी कहते हैं। अब देखिए 40-30 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी, कितना फासला है दोनों में, लंबा फेज है। और इसीलिए इस काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया। पाषाण काल को अध्ययन के सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। विभाजित कर दिया गया। तो पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब कौन कौन से भाग है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करें। हालांकि मैं इसका विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 3 भाग है उसको हम देखते हैं। 3 भाग जो है, पहला तो भाग है आपको पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है, पूरा मतलब तो प्राचीन, और पाषाण मतलब होता है पत्थर, और काल मतलब होता है समय। तो पहला विभाजन जो है आपको पूरा पाषाण काल हो गया। दूसरा विभाजन है आपको मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, दूसरा विभाजन आपको मध्य पाषाण काल है। और तीसरा जो विभाजन है वो है आपको, तीसरा विभाजन जो है आपको, यह है आपको नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पाषाण काल, यानी पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया ताकि अध्ययन में आसानी हो
और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपको मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपको नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब सवाल उठता है कि भाई इसका कालक्रम क्या है? पाषाण काल का तो सम्मिलित रूप से हम देख लिए कि आरंभ से लेकर के 3000 BC तक है, लेकिन पूरा पाषाण काल का कालक्रम क्या है? तो इसका जो कालक्रम है आपको आरंभ से लेकर 10,000 BC तक, आरंभ से लेकर 10,000 BC तक। हालांकि अभी जो है सो BC को हम लोग BEC कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, BCA कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो आरंभ से लेकर के 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट तक जो है सो आपको पूरा पाषाण काल का कालक्रम है। इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो कालक्रम है वह है आपको 10,000 BC से लेकर 5500 BC, 5500 BC तक के काल जो है सो इसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। और लास्ट में है नव पाषाण काल। इसका जो कालक्रम है आपको 5500 BC से लेकर 3000 BC, ये नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर सम्मिलित रूप से लिखा था आरंभ से लेकर के 3000 BC, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आरंभ से लेकर के 3000 BC है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इसको क्या कर दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यही तक सीमित नहीं रहा, ये जो फेज देख रहे हैं आप, यह बहुत बड़ा है, ये सब तो कम है, ये दोनों कम है, लेकिन इस फेज, यह जो फेज है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो इस फेज को भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन के अनुसार इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। विभाजित किया गया। अध्ययन के अनुसार इसको भी कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, कि ताकि और भी आसानी से इसको पढ़ाया जा सके या पढ़ा जा सके, अध्ययन किया जा सके। और वो विभाजन इस प्रकार है। पहला जो है विभाजन, इसमें पहला है आपको निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है आपको नव पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। हमने कहा कि पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा, और वो है आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आरंभ से लेकर के 10,000 BC और मध्य पाषाण काल 10,000 से 5500 BC, नव पाषाण काल 5500 से 3000। तिथि में हेर फेर हो सकता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास और खास तौर पर उस समय का पाषाण काल के बारे में बहुत ज़्यादा अपवाद है, मतभेद है, लेकिन फिर भी ये तिथि क्रम को याद रखना, ये सर्वमान्य है।
पूरा पाषाण काल को भी अध्ययन के अनुसार 3 भागों में बांट दिया गया। एक है आपको निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है यहाँ पर नव नहीं, यहाँ पर उच्च भी दे सकते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल ये आपका यहाँ पर 3 भाग में विभाजित कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि भाई इसका कालक्रम क्या है? तो इसका कालक्रम है आरंभ से 1,00,000 BC तक। आरंभ से कब तक? 1,00,000 BC तक। इसका कालक्रम है 1,00,000 से 1,00,000 BC से लेकर 1,00,000 BC से लेकर 1,00,000 BC से लेकर 40,000 BC, 40,000 BC। और इसका कालक्रम है 40,000 BC से लेकर 10,000 BC, 10,000 BC। यानी आप देख रहे हैं कि इसको भी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया और उसका कालक्रम भी बता दिया गया। यानी यहाँ भी आरंभ से लेकर के 10,000 BC है और यहाँ पर भी आरंभ से लेकर के 10,000 BC है, और इसका डिवीजन है, मतलब ये विभाजन किया गया है। तो इतना सारा विभाजन करके हमको पाषाण काल को पढ़ना है। तो ये इतिहास का एक विभाजन थी। अब है कि थोड़ा सा ये जानना है कि जो अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसके अंतर्गत हम किन किन फेज को शामिल किए हैं, किन किन काल को, मतलब कौन कौन से काल को शामिल किए हैं। तो आपने देखा कि इसके अंतर्गत हम जो है सो हड़प्पा सभ्यता और ऋग वैदिक काल को शामिल किए हैं। हड़प्पा सभ्यता और ऋग वैदिक काल को शामिल किए हैं। तो ये यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हड़प्पा सभ्यता जो कालक्रम है, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, इसमें भी विद्वानों का मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। लेकिन C14 पद्धति, कार्बन की 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति के से जब इसका तिथि का निर्धारण किया गया, तो इस सभ्यता का कालक्रम, मैं चरमोत्कर्ष का काल नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरा फेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सभ्यता का डेवलपमेंट अचानक पूरा विकसित नहीं हो जाता, धीरे धीरे वो विकास करता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, मंद परिवर्तन होता है। तो हड़प्पा का यदि बात करें तो हड़प्पा के अंतर्गत, काल के अंतर्गत इसका जो कालक्रम है ना, सम्मिलित रूप से इसको हम कह सकते हैं 3000 BC से लेकर 1500 BC। यानी हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो कालक्रम है ना, वो 3000 BC से लेकर के 1500 BC तक है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है, और ऋग्वैदिक काल की यदि बात करें तो इनका कालक्रम है आपको 1500 BC से लेकर 600 BC, 600 BC इसका कालक्रम, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक जो है सो इसका कालक्रम है। आगे हम वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को, तब हम इसमें विभाजन भी देखेंगे कि ऋग वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपको यहाँ पर ऋग वैदिक नहीं होगी, यहाँ पर वैदिक होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, क्षमा करेंगे। यहाँ पर जो है सो सिर्फ वैदिक ही होगा, वैदिक काल। और वैदिक काल का यदि हम कालक्रम की बात करें तो 1500 BC से लेकर के 600 BC है। और इसको जो विभाजन करेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए, तो 2 भागों में करते हैं। एक है आपको ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम 1500 BC से लेकर के 1000 BC है, और उत्तर वैदिक का कालक्रम
1000 BC से लेकर के 600 BC है, लेकिन यहाँ पर हम सम्मिलित रूप से लिख दिए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत महाजनपद का काल से लेकर के अभी तक के काल सारा का सारा जो है सो किसके अंतर्गत आया? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आया। तो पहला विभाजन तो ये रहा, पहला विभाजन ये रहा। एक बार इस विभाजन को एक बार देखा जाए कि क्या क्या हमने देखा, ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। हालांकि मैं जब कल आऊँगा तो रिवीजन हम करवाएंगे। तो आइए देखते हैं 2 मिनट में हम कि क्या आज हमने पढ़ा। टोटल हमने कहा कि यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। इतिहास का विभाजन 2 आधार पर करते हैं, एक लिपि लेखन के आधार पर, दूसरा है आपको उपकरण के आधार पर, जो कि हमको कल देखना है। उपकरण के आधार पर विभाजन, लिपि या लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आपको आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपको ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के समय मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस काल के बारे में जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है। उदाहरण स्वरूप हमने पाषाण काल को देखा। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानव को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उस लिपि को मानव आज तक नहीं पढ़ पाया है। इस काल के बारे में जानकारी सेम इसी काल के तरह जो है पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है, साक्ष्यों से मिलता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता का काल या वैदिक काल, ये जो दोनों पीरियड है वो आपको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और तीसरा विभाजन है ऐतिहासिक काल। इसमें लिपि का ज्ञान तो था और पढ़ भी लिया गया मानव के द्वारा, जानकारी पुरातात्विक स्रोत से भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर महाजनपद के काल से लेकर अभी तक के काल। अब जो है छोटा सा विभाजन हमने पाषाण काल का भी देखा। पाषाण काल का जो कालक्रम है आरंभ से 3000 BC तक की है। अध्ययन की सुविधा के लिए पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का कालक्रम है आरंभ से लेकर के 1000 BC। मध्य पाषाण का कालक्रम है 10,000 से लेकर के 5500 BC। इधर नव पाषाण का कालक्रम है 5500 BC से लेकर के 3000 BC। पूरा पाषाण का काल भी फेज लंबा है इसका, तो इसमें भी इसका जो है सो क्या किया, विभाजन कर दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। और निम्न पूरा पाषाण काल पहला विभाजन, दूसरा है आपको मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका जो कालक्रम है आरंभ से लेकर के 1 लाख BC। यहाँ कालक्रम है 1 लाख से 40,000 BC। यहाँ पर कालक्रम है 40,000 से 10,000 BC। तो ये विभाजन आपका पाषाण काल से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसमें क्या त्रुटि है, क्या और भी सुधार हो सकता है। मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, यदि कुछ सुधार करने की योग्य बात होगी तो। और आप लोगों की सहयोग जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप सभी को।